Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली रिलेटेड है सीए फाउंडेशन से, जहां मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम बता दें कि हमने सारे टॉपिक्स जो रिलेटेड है सेंट्रल टेंडेंसी से एज वेल एज मेजर ऑफ डिस्पर्शन से उस पर डिटेल डिस्कशन कर लिया है और उन सब की क्लासेस चैनल पे अपलोडेड है. हमने सीए फाउंडेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जहां हमने सारे रेलेवेंट क्लास रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन साथ में रखे हैं, सो दैट आप वहां से सीए फाउंडेशन की सारी क्लासेस, सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस कवर कर लो एंड आफ्टर दैट उसके एमसीक्यूज कवर करो. क्लियर? तो जब अभी हम लोग एमसीक्यूज डील करेंगे तो ये पूरा स्टडी मटेरियल से हम लोग डील करने वाले हैं और आप देखना कि हर एक टॉपिक हमने अपनी क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया हुआ है डिटेल नोट्स के साथ, और सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. कोई भी नोट्स चाहिए सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. एंड इसके अलावा हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी अपलोड किए रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, जो कि इक्वली रेलेवेंट है सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए. तो उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. और इंस्टीट्यूट की मैट नो डाउट हर एक स्टूडेंट के पास अवेलेबल होगी. तो आज हम लोग डील करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेट ए. देखो, सेट ए और सेट बी तो हम सॉल्व करवाएंगे, सेट सी हम नहीं सॉल्व करवाएंगे. इसका रीज़न ये है कि सेट सी जितने लेंदी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं. तो आप चाहो तो उसको प्रैक्टिस करो, चाहो तो आप स्किप कर दो, बट एग्जाम में इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. क्लियर? यहाँ से देखो एक्सरसाइज यूनिट 1 हम सेट ए से स्टार्ट करेंगे, देन सेट बी, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे, देन हम लोग चलेंगे एडिशनल क्वेश्चंस पे. हमने जो सीए फाउंडेशन की प्लेलिस्ट बनाई है, बस आप डायरेक्टली उसको रन करके सारी क्लासेस जो कि रिलेटेड है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन उसको कवर कर सकते हो. क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास कर ली ना तो फिर किसी भी एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन. जब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, measures of central tendency for a given set of observation measures the scatteredness of the observations, the central location of the observations, both A and B, none of these. हमने सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन बताई है और हमने बताया है कि सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या है, जो कि मिड पॉइंट या सेंट्रल लोकेशन या हम कह सकते हैं एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन को लोकेट करता है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट, while computing the arithmetic mean from a grouped frequency distribution we assume that. अब देखो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की. क्लियर? एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने बताया था कि जब हमारे पास वैल्यू दी रहती है लेट्स से 0 to 10, 10 to 20, तो इस केस में अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन, दैट इज एक्स. और एक्स हम क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं मिड वैल्यू. मिड वैल्यू सिंपली क्या होगी? 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 5. वैसे 10 to 20 का अगर मिड वैल्यू निकाले तो ये आएगा 15. क्लियर? तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो सिंपली हम क्या मानेंगे कि x किसके बराबर होगा? मिड वैल्यूज़ के. ऑप्शन देखते हैं. द क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हर एक क्लास इक्वल लेंथ की होगी. जैसे पहली क्लास 0 to 10 है तो दूसरी क्लास 10 to 20 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है. दूसरी क्लास 10 to 30 भी हो सकती है. द क्लासेस हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, क्या सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी? ऐसा भी कहीं कंपल्शन नहीं है. ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास. नो डाउट जो हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, दैट इज वैल्यूज ले रहे हैं, वो किसके बराबर आएगी? हर एक क्लास के मिड वैल्यू के बराबर, जैसा कि अभी हमने बताया. नन ऑफ दीज. तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. क्योंकि हमारा अजम्पशन यही होता है कि अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हमें एक्स चाहिए और एक्स क्या होगा? मिड वैल्यू. क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statement is wrong? Mean is rigidly defined. Mean is not affected due to sampling fluctuations. Mean has some mathematical properties or all of these. अब देखो, जब हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो वहाँ हमने बताया था कि ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से भी अफेक्ट होता है. रिजिडली डिफाइंड ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. बट क्या ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होता? ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट, which of the following statement is true? Usually mean is the best measure of central tendency. Usually median is the best measure of central tendency. Usually mode is the best measure of central tendency. Normally geometric mean is the best measure of central tendency. No. अगर हम लोग बात करें best measure of central tendency की तो वो है mean, और mean में से भी कौन सा best measure माना जाता है? arithmetic mean. तो correct answer क्या होगा? A.
नेक्स्ट, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन की, और हमने बताया कि व्हाट इज ओपन एंड क्लासिफिकेशन, इसका मतलब होता है इंक्लूसिव सीरीज। क्लियर, इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हमारे पास क्लास दी हो 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, तो ये क्या है बेटा, इंक्लूसिव सीरीज है जहाँ 0 एंड 9 दोनों इस पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड होगा। क्लियर। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जहाँ हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते पर्टिकुलर क्लास में, जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो 10 यहाँ नहीं इंक्लूड होकर के नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन है तो कौन सा मेजर बेस्ट मेजर माना जाता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंक्लूसिव सीरीज हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन। क्लियर। अगर हमारे पास लेट्स से इंक्लूसिव सीरीज है और हमें क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट करने बोला है, तो क्या हम कभी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं, पहले हमें इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होगा इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज एंड देन हमारा आंसर करेक्ट आएगा। वही चीज़ मोड के केस में भी है कि अगर आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करो तभी आपका मोड करेक्ट आएगा। क्लियर। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट मेजर माना जाता है मीडियन, कि अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज दी है तो हम डायरेक्टली उसकी हेल्प से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। और ये सब पॉइंट हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशंस में बताए हुए हैं। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट अफेक्ट। व्हाट इज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, कोई भी वैल्यू जो बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो तो ये अफेक्ट नहीं करती किसको, मीडियन को। मीडियन को कभी भी ये बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू अफेक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि मीडियन किसको शो करता है, किसी भी सीरीज की मिड वैल्यू को। अब अरिथमेटिक मीन में तो भाई सारी वैल्यू लेनी है, तो नो डाउट 0 और 999 मतलब सिंपली कोई बहुत छोटी वैल्यू है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू अफेक्ट करती है, और मोड को भी अफेक्ट कर सकती है क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बट मीडियन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस कभी भी अफेक्ट नहीं करता। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, मीडियन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। क्या पूछा है क्वेश्चन में, इवन नंबर। अब इवन नंबर के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला था वो क्या था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने फॉर्मूला बताया था। देख लेते हैं, एनी ऑफ द टू मिडल मोस्ट वैल्यू, द सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू मिडल वैल्यूज, द वेटेड एवरेज ऑफ दीज टू मिडल वैल्यूज और एनी ऑफ द अबव। फॉर्मूले के हिसाब से देखो ये क्या है, ये एवरेज है, और एवरेज भी कैसा, सिंपल एवरेज है ना। सिंपल एवरेज कैसे, एक ये वैल्यू हो गई, एक ये वैल्यू हो गई, इसीलिए हमने इसको किससे डिवाइड किया है, 2 से, कि हमने यहाँ पे सिंपली सिंपल एवरेज के फॉर्मूले से मीडियन कैलकुलेट कर लिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, द सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू मिडल वैल्यूज। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, नो डाउट अगर मोस्ट कॉमनली पूछा है या बेस्ट मेजर पूछा है तो वो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ दीज मेजर्स। देखो यूनिकली डिफाइंड की बात करें तो कई बार एक पर्टिकुलर सीरीज का एक से ज़्यादा मोड पॉसिबल है, और हमने मोड की डेफिनेशन के टाइम बताया भी था कि अगर किसी सीरीज का 1 मोड है तब तो ठीक है, बट अगर एक से ज़्यादा मोड है तो सीरीज को हम क्या बोलेंगे, इल डिफाइंड मोड। क्लियर। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। अगर मोड की बात करें तो कई बार मोड यूनिकली डिफाइंड नहीं हो। क्लियर, क्योंकि एक सीरीज के कई सारे मोड्स भी पॉसिबल हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो मीन, मीडियन, मोड तो इजी है, बट ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो इसको हमें सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ रूट, दैट इज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आर कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द एवरेज रेट्स। अब एवरेज रेट्स की बात करें तो हमने हार्मोनिक मीन में बताया था कि जनरली हम लोग हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं जब हमें एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। क्लियर। वैसे अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें ना तो ज्योमेट्रिक मीन भी जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें एवरेज रेट्स या एवरेज रेशियोज ऑफ क्वांटिटीज कैलकुलेट करना हो। ये सब हमने अपने नोट में दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से बेसिकली हमने हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन क्लियर किया है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बोथ बी एंड सी, कि करेक्ट आंसर ज्योमेट्रिक मीन भी होगा एंड हार्मोनिक मीन भी होगा। रीजन बीइंग, इन दोनों को हम यूज करते हैं तब जब हमें एवरेज रेट्स गिवन हो या एवरेज रेशियोज कैलकुलेट करना हो या एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। अब देखो ये पॉइंट भी हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिंपली जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यही फॉर्मूला हमने अपनी क्लास में डिस्कस भी किया था। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिए हैं, तो चारों ऑप्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? इसमें कन्वर्ट करना होगा, और चारों में से जो भी ऑप्शन इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। देखो फर्स्ट ऑप्शन में मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन दिया है। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो देखो यहाँ पे दिया है मीन, 3 मीन इधर ले आओ माइनस 3 मीन हो जाएगा, एंड माइनस 3 मीडियन भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड को हम इक्वेशन के दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? यहाँ देखो ये हो जाएगा माइनस 2 मीन प्लस 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड, और हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो भी तो यही था कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देख लो इस इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नो डाउट जब हमारे पास पहला इक्वेशन करेक्ट आ रहा है तो यही करेक्ट आंसर होगा। आप बी सी डी चेक कर लेना, बी सी डी में कभी भी आपके पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि ऑप्शन कोई एक ही करेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी तीनों आप लोग खुद चेक कर लेना। नेक्स्ट, वेटेड एवरेजेस आर कंसिडर्ड व्हेन। वेटेड एवरेजेस मतलब क्या होता है? जहां पे हम x के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं देते बल्कि वेट देते हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, बट वेट का मतलब क्या होता है? हम उसको अपने अकॉर्डिंग वेट अलॉट करते हैं, जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको उतना ही हैवी वेट अलॉट करते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन दिया द डेटा आर नॉट क्लासिफाइड, द डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी तभी हम उसको वेट अलॉट करेंगे? नहीं, हमने तो डिस्क्रीट में भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया है जहां हमने वेटेड एवरेज यूज किया था। नेक्स्ट, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस। करेक्ट? अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल इंपॉर्टेंस के ना हो, सिर्फ उसी केस में हम वेटेड एवरेज यूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड फॉर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। अब देखो अगेन हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का आपस में क्या रिलेशन है ये भी क्लियर किया हुआ है अपने कॉन्सेप्ट सेशन क्लास में, तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ हम दोबारा से कॉन्सेप्ट इसीलिए नहीं क्लियर करें क्योंकि हमने डिटेल डिस्कशन किया है अपने डिस्कशन सेशंस में। तो सिंपली यहाँ हमसे क्या कह रहा है कि जो सेट है, मतलब जो भी हमारे पास उसमें ऑब्जर्वेशन है वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट प्लस पॉजिटिव। एंड हमने बताया था कि अगर वैल्यूज अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, दैट इज जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जैसे लेट्स से 2, 4, 6 सारी वैल्यूज अलग है, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। क्लियर? हम इसका एग्जाम्पल भी लेकर के क्लास में समझाए थे, दोबारा से हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास वैल्यू है 2 और 4, तो उसकी हेल्प से हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 2 और 4, क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला था। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2, और हम कह सकते हैं 3। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा? √2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये वैल्यू आएगी 2.83 अप्रॉक्स। एंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आएगा तो हम 4 को डायरेक्टली न्यूमरेटर में डाल दे रहे हैं, और डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कैसे? 2 के टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.67। देख लो हमारे पास अरिथमेटिक मीन 3 आया, ज्योमेट्रिक मीन 2.83 आया, एंड हार्मोनिक मीन कितना आया? 2.61। तो सिंपली इसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने इसी एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट सेशन में भी ये पॉइंट क्लियर किया था। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट, when a firm registers both profits and losses, which of the following measure of central tendency cannot be considered? देखो दोनों प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, लॉस मतलब नेगेटिव।
तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, तो सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन ही एक ऐसा मीन है जहां हम वेरिएबल को कभी भी जीरो नहीं लेते और साथ ही साथ नेगेटिव वैल्यू भी नहीं लेते। क्लियर? हार्मोनिक मीन में भी हमने बताया था कि अगर वैल्यू जीरो होगी तो उस केस में कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर ज्योमेट्रिक मीन में सिंपली यही रूल है कि ज्योमेट्रिक मीन कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता अगर हमारा वेरिएबल जीरो है या उसकी नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर लॉस की बात करें तो लॉस मतलब क्या? नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन कभी भी हम कंसिडर नहीं कर सकते अगर फर्म को कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट एज वेल एज लॉस का, दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग, ये भी हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया है कि अगर हम क्वार्टाइल की बात करें, क्वार्टाइल मतलब 4 इक्वल पार्ट्स हो गया, 1 2 3, तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा। तो ओगिव की हेल्प से, ओगिव हमने बताया हुआ है, ओगिव की हेल्प से हम बहुत ही ईजिली ये पता कर सकते हैं कि हमारा Q1 Q2 Q3 कहाँ पे है। हिस्टोग्राम इस तरीके से बनता है, तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हम कैलकुलेट क्या कर पाते हैं? मोड। याद रखना ये पॉइंट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से भी हम मोड फाइंड आउट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट किसको शो करती है? फ्रीक्वेंसी को, और जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो किसको शो करेगा? मोड को। क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ ओगिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वार्टाइल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स possess मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऑल ऑफ दीज। हमने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट के टाइम डिस्कस भी किया था कि इन तीनों की ही बात करें तो तीनों में ही कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो तीनों ही केस में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सैटिस्फाई अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स? व्हाट इज लीनियर रिलेशनशिप? जिस पे हमने डिस्कशन किया है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एंड हमने बताया भी था कि अगर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो चाहे मीन की बात करो, मीडियन की बात करो या मोड की बात करो, ये तीनों ही ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है, स्केल से भी अफेक्ट होता है। ये तो उस केस में ये पूरे लीनियर रिलेशनशिप को कंसिडर करता है। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है सेट ए का, which of the following measures of central tendency is based on only 50% of the central values? Only 50%, no doubt median, क्योंकि मीडियन किसी भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट पार्ट भी 50% होगा एंड सेकेंड पार्ट भी 50% होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मीडियन। क्लियर? तो यहाँ हमने सेट ए के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, एंड एग्जाम में आप देखोगे ना तो एग्जाम में सेट ए एंड बी से ही क्वेश्चंस आते हैं। सेट सी सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो अगर वो चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। हमने जो फर्स्ट चैप्टर है सीए फाउंडेशन का, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वो अपने फर्स्ट चैनल पे अपलोड किया हुआ है, सीए काजल डेरोलिया एक्सेल एडुकेयर। एंड अपने सेकंड चैनल पे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज से लेके आगे के सारे चैप्टर्स हम अपलोड करेंगे अपने सेकंड चैनल सीए काजल डेरोलिया पे। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अपलोड कर दिए हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एंड साथ ही साथ आप देखना हम सीए फाउंडेशन के नाम से ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं जहां आपको सारी रेलेवेंट क्लासेस जो कि सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है वो मिल जाएगी। अगर आपको हमारे क्लास के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ सारे नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट की मैट नो डाउट सारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है, तो इन क्वेश्चंस की कहीं पे भी हम आपको कोई कॉपी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट जो हमने प्रैक्टिस के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की क्लासेस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू एमसीक्यूज, उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जहाँ हम लोग सेट बी पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड हम बहुत जल्दी सीए फाउंडेशन के जो भी पास्ट ईयर से रिलेटेड मॉक टेस्ट पेपर हैं और साथ ही साथ अभी रिसेंट वाले मॉक टेस्ट पेपर हैं, सब की हम क्लासेस अपलोड करने वाले हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।